मेरी पत्नी का ऐसा राज, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। नेहा हसीन लड़कियों में से एक थी। जब से मैंने उसे देखा था, उसे देखते ही अपना दिल हार बैठा था। मैं उससे शादी करने के लिए मचल उठा और उसके घर रिश्ते भेजने शुरू कर दिए। नेहा के माँ बाप ने भी इस रिश्ते में ज़्यादा ना नहीं की और जल्दी ही इस रिश्ते को ओके कर दिया। मैं बहुत खुश था, लेकिन नेहा की कुछ शर्तें थी जो मुझे बाद में मालूम हुई। जिनमें से एक शर्त ये थी कि शादी का फंक्शन सुबह 8 बजे होगा। नेहा की बाकी और शर्तों को जानने का मुझे कोई शौक़ नहीं था और ना ही उन्हें जानना मैंने ज़रूरी समझा। नेहा ने मुझसे कहा भी था कि मेरी शर्तों को जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, लेकिन मैं उसके इश्क में इस कदर पागल हो चुका था कि मैंने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे लिए यही बहुत था कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे मेरी शादी हो रही है। मैं जानता था कि नेहा से शादी करके मैं कभी नहीं पछताऊँगा। 14 फरवरी से एक दिन पहले संडे के दिन नेहा से मेरी शादी तय हो गई। नेहा के साथ मेरी शादी हो रही है, ये सोच सोचकर मैं फूला नहीं समा रहा था। नेहा इतनी खूबसूरत है कि कोई भी उसका दीवाना हो सकता है। आखिरकार शादी का दिन आ पहुंचा। नेहा की और मेरी शादी संपन्न हुई और मैं उसे विदा करके अपने घर ले आया। रात के 3 बजे नेहा को मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। नेहा को देखने के लिए मेरा दिल बेचैन हो रहा था। मैं कमरे में पहुंचा और सुहाग की सेज पर बैठकर कीमती हीरे की अंगूठी नेहा की उंगली में पहना दी। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने जैसे ही उसका घूंघट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने मेरे हाथ पकड़ लिए और कहा, रुक जाओ, मेरी बाकी की शर्तें सुन लो। अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो तुम मुझे अभी इसी वक्त तलाक दे सकते हो। नेहा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मेरे दिल को कुछ होने लगा। मैं बोला, तुम औरत होकर तलाक की बात अपने मुंह से कैसे कर सकती हो? मेरी बात सुनकर नेहा बोली, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं जैसा कहती हूँ तुम्हें वैसा करना पड़ेगा, और जो शर्त मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो शर्त बहुत ही आसान है। और वो शर्त ये है कि रात को तुम कभी भी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, चाहे कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो। तब भी मुझे रात में नहीं देखोगे और ना ही रात को मैं किसी से मिलूँगी। अंधेरा होते ही मैं अपने कमरे में आ जाया करूँगी। तुम चाहो तो रात को अंधेरा होते ही मेरे कमरे में मेरे साथ आ सकते हो, नहीं तो बाहर घूम फिर सकते हो। तुम्हारे लिए कोई पाबंदी नहीं है। अपनी पत्नी के मुंह से ये अजीब सी शर्त सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं बोला, नेहा, ये क्या बेतुकी बातें कर रही हो? ये कैसी अजीब सी शर्त है? अगर तुम मुझे शर्त की वजह बता दोगी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि रात को तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखूँगा। लेकिन बिना किसी वजह के मैं तुम्हारा चेहरा रात को क्यों ना देखूँ? अगर मैं तुम्हारा ये चांद सा चेहरा नहीं देखूँगा तो मुझे चैन कैसे आएगा? मुझे लगा था कि नेहा की ये कोई अदा है, शायद वो मेरे साथ कोई मजाक कर रही है, लेकिन वो तो बहुत सीरियस थी। नेहा बोली, अगर तुमने रात को मेरा चेहरा देखा तो मैं फिर सुबह को ही तुमसे तलाक ले लूँगी। नेहा की बात सुनकर मेरे होशो हवास गुम हो गए। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैंने सीरियस होते हुए कहा, ठीक है, तुम जैसी खूबसूरत बीवी का मिल जाना ही बहुत है। मैं रात को तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। अगर तुम कहो तो दिन को भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। खैर, ये एक जज्बाती कदम था जो मैंने उस समय नेहा की मोहब्बत में उठाया था, क्योंकि बाद में शादी के 1 हफ्ते में ही मुझे मालूम हो गया कि ये शर्त निभाना कितना मुश्किल है।
जब भी मुझे कहीं बाहर जाना होता, कहीं डिनर पर जाना होता या यार दोस्त की पार्टी में जाना होता तो नेहा मेरे साथ नहीं जाती। धीरे धीरे ये बातें सब तरफ फैलने लगी कि विहान की बीवी अजीबोगरीब है। कुछ लोगों ने इसे नेहा की शराफत समझा तो कुछ लोगों ने अजीबोगरीब किस्से बनाना शुरू कर दिए। मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था। अब तो नेहा ने अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर दी। उसने हमारे कमरे की सारी लाइट्स खराब कर दी और उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया। मैंने कहा, नेहा ये क्या हरकत है, ये सब क्यों कर रही हो? तो वो बोली, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रात को कहीं तुम गलती से लाइट ऑन ना कर दो और कहीं मेरा चेहरा ना देख लो। नेहा की ऐसी हरकतें देखकर अब मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था कि ज़रूर कुछ ना कुछ बात है। आखिर नेहा के चेहरे में ऐसी क्या बात है जो रात को मैं उसके चेहरे को नहीं देख सकता। लेकिन हम दोनों में जो वादा हुआ था वो अटल था। एक रात नेहा बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो कभी अंदर जाती, कभी बाहर जाती, कभी कमरे में इधर उधर टहलने लगती, कभी मुंह पर हाथ रखती और कभी हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करने लगती। मैं समझ तो गया कि नेहा बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन मैंने उससे कुछ पूछा नहीं। अब मैं नेहा की एक एक हरकत पर ध्यान रखता था। नेहा हर वक्त किसी का इंतज़ार करती हुई मालूम होती। हर वक्त उसकी नज़रें गेट पर रहती या फिर फ़ोन पर रहती। फ़ोन आता तो भागकर फ़ोन उठाती और हल्की आवाज़ में बात करने लगती। लेकिन हम दोनों के बीच शक जैसी कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए मैंने उसकी बातें सुनने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन एक दिन मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि नेहा किसी नए नंबर पर बात करती है। वह उसके मायके का नंबर नहीं था। उसी नंबर पर मैंने डायल किया तो दूसरी तरफ से कोई मर्दाना आवाज़ आई थी। मैं सदमे की हालत में वहीं सोफे पर बैठ गया। मेरा तो चैन सुकून सब कुछ लुट गया था। मेरी बीवी खूबसूरत तो थी लेकिन खूबसीरत नहीं थी। आज मुझे पता चला कि शायद वो मुझसे प्यार नहीं करती, किसी और से प्यार करती है। फिर मैंने सोचा डायरेक्ट यहाँ से बात करने से अच्छा है कि मैं खुद ही मामले की तह तक पहुँचूँ। जब वो पूरा मामला खुल जाएगा तो ये भी बात सामने निकल कर आएगी कि मैं रात को नेहा का चेहरा क्यों नहीं देख सकता। दिल में पक्का फैसला करते हुए मैं उठ खड़ा हुआ। अगले दिन रूटीन के मुताबिक मैं घर जल्दी आ गया तो नेहा घर में इधर उधर बेचैनी से टहल रही थी। मुझे देखते ही वो हैरत से बोली, आप इतनी जल्दी क्यों? उसने कई सवाल एक साथ कर डाले। उसकी हैरानी देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, क्यों? मुझे जल्दी घर में देखकर तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? मेरे जाने के बाद तुम ऐसा क्या करती हो जो मुझे देखकर परेशान हो गई? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि आपकी तबीयत तो ठीक है। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था। लेकिन उस आदमी को देखकर मुझे गुस्सा नहीं आया क्योंकि वो आदमी मेरा दोस्त था। इंस्पेक्टर की वर्दी में खड़ा मेरा दोस्त विक्रम था। विक्रम को सामने देखकर मेरा सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते थे और हमारी आपस में बातचीत भी होती रहती थी। लेकिन काफ़ी अरसे से मेरी विक्रम से मुलाकात नहीं हो पाई थी। मुझे ये तो पता था कि विक्रम हमारे इलाके में इंस्पेक्टर है, लेकिन कभी उससे मिलने का समय ही नहीं मिल पाया था। अचानक से विक्रम को अपने सामने देखकर मुझे बहुत हैरत हुई थी, लेकिन विक्रम को मुझसे ज़्यादा हैरत नहीं हुई थी और ना ही उसने हैरत का कोई इजहार किया। वो आराम से मेरे गले मिला और बोला, कहाँ था यार, काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई। मैंने कहा, हाँ यार, बस काम में बिजी था। ये कहते हुए उसे मैं ड्राइंग रूम में ले आया, लेकिन मुझे हैरत हो रही थी कि विक्रम को कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहता हूँ। फिर मुझे याद आया
कि नेहा भी तो किसी का इंतज़ार कर रही थी। उसी वक्त तो डोरबेल बजी थी और फिर सामने विक्रम था। तो क्या नेहा विक्रम का इंतज़ार कर रही थी? विक्रम से मैंने यही बात की कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहता हूँ? तो वो बोला कि हम पुलिस वाले हैं और हमें अपने इलाके के हर इंसान के बारे में पता होता है, कौन कहाँ रहता है, कैसे रहता है। विक्रम की बात से मैं सहमत नहीं हुआ। मेरा शक और बढ़ गया। मुझे शक हुआ कि ज़रूर नेहा विक्रम का ही इंतज़ार कर रही थी। विक्रम और नेहा के बीच ज़रूर कुछ न कुछ रिश्ता है। मैंने अपने दिल में सोचा, अगर मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही है तो मैं भी नेहा के साथ कुछ ऐसा करूँगा जो वो ज़िंदगी भर याद रखेगी। सपने में भी नहीं सोचा होगा उसने, ऐसा मैं करूँगा। फिर मैं अपने मन ही मन में दूसरी शादी की प्लानिंग करने लगा, लेकिन मैंने नेहा के सामने अपने दिल की बात जाहिर नहीं होने दी। जो भी बात होती थी मैं अपने दिल में ही रखता था। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई बात आ ही नहीं सकती थी और मैं नेहा के सामने नॉर्मल ही रहता, उस पर कुछ जाहिर नहीं होने देता। अब मेरा अगला कदम यह था कि रात को मुझे नेहा का चेहरा देखना है। अगर रात को नेहा का चेहरा देख लेता हूँ तो विक्रम वाली गुत्थी भी सुलझ जाती है। कमरे का बल्ब तो नेहा ने खराब ही कर दिया था, इसलिए मैंने अपने पास एक छोटी सी टॉर्च रख ली। नेहा कमरे में दाखिल हुई। वो सोने के लिए बेड पर लेटी। वैसे ही मैंने उसकी बाजू को कसकर पकड़ लिया जिससे कि वो भाग ना पाए। उसकी बाजू को कसकर पकड़कर मैंने उसके चेहरे पर टॉर्च डाली और उसके चेहरे पर रोशनी पड़ते ही मेरी चीख निकलते निकलते बची। हैरत की वजह से मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। हिम्मत करके मैं बोला, नेहा तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? इतना बड़ा धोखा। मैं तो तुमसे इतनी मोहब्बत करता था, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने नफरत से नेहा की तरफ देखा। नेहा का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था। बोली, भगवान के लिए एक बार मेरी बात तो सुन लो। तुम्हें मेरे ऊपर जो शक है वो शक दूर हो जाएगा। पहले मेरी बात तो सुन लो। वो रोते रोते ही मेरे पैरों में बैठ गई और गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगी। मैं चाहकर भी नेहा को धुतकार ना सका। मैं अब उसी के पास बैठ गया और मैंने कहा, बताओ सारी सच्चाई, बताओ क्या सच्चाई है? आखिर विक्रम के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो रोते हुए बोली कि आप तो जानते हैं कि हमारा घराना कितना मॉडर्न है। मेरे मम्मी पापा मुझे नौकर नौकरानियों के हवाले छोड़कर अपने अपने काम पर निकल जाते थे। मुझे उनकी ज़रूरत होती थी तो वो मुझे पैसों की गड्डियाँ थमा देते या शॉपिंग करा देते, लेकिन वो लोग ये बात नहीं समझते थे कि मुझे उनके पैसों की नहीं, उनके प्यार की ज़रूरत है। मेरी माँ मुझे कभी अपने करीब नहीं आने देती थी। कभी माँ से मिलने का दिल होता तो मैं अपने दिल को महसूस कर रह जाती। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि मुझे मिलने ऑफिस में मत आना। जब भी आओ तो पहले फ़ोन कर देना, क्योंकि ऑफिस में मुझे 1000 काम होते हैं। एक दिन माँ से मिलने को मैं बहुत बेचैन थी। सोचा फ़ोन करने से क्या फ़ायदा, और ज़्यादा देर हो जाएगी। इसलिए मैं बिना फ़ोन किए ही अपनी माँ से मिलने उनके ऑफिस चली गई। जैसे ही ऑफिस के अंदर कदम रखा तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मेरी माँ किसी और के साथ रंगरलियां मना रही थी। अपनी माँ का ये रूप देखकर मुझे माँ से नफ़रत हो गई और मैंने इसका बदला कुछ इस तरह लिया कि मैं खुद ही नाइट क्लब में जाने लगी। अपने अंदर की उदासी को ख़त्म करने लगी। मैं पूरी रात घर के बाहर रहती। मेरे माँ बाप को पता भी नहीं था कि उनकी बेटी क्या कर रही थी। ऐसा करके मैं अपने दिल को सुकून पहुंचाना चाहती थी, अपनी माँ से बदला लेना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ऐसा करके मैं खुद को ही नुकसान पहुंचा रही हूँ। मैं ये काम अपने दिल की तसल्ली के लिए करती थी, लेकिन मेरे दिल को फिर भी सुकून नहीं मिलता था। एक रात मैंने इस कदर नशा कर रखा था कि मैं होशो हवास खो बैठी। मैं इस कंडीशन में पहुंच गई थी
जहाँ पर आकर लड़कियाँ अपनी इज्जत खो देती हैं। लेकिन इस मामले में मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी इज्जत बची रही, क्योंकि जब मेरी आंखें खुली तो मैं अकेले बिस्तर पर लेटी हुई थी। मेरे बिस्तर पर मेरे अलावा कोई नहीं था, कमरे में भी कोई नहीं था। कमरे की सजावट से लग रहा था कि ये किसी शरीफ लड़के का कमरा है। थोड़ी देर में वो लड़का आ गया जिसका वो कमरा था, और उस लड़के को देखकर मैं समझ गई कि ये लड़का वाकई शरीफ है, क्योंकि उसकी नज़रें झुकी हुई थी और उस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी भी थी। वो लड़का मुझसे बोला कि मैं किसी काम की वजह से रात को नाइट क्लब गया था, वहाँ पर आपको बेहोश पाया तो आपका ख्याल करते हुए आपको अपने घर ले आया। अब आप ठीक तो है ना? चलो मैं आपको आपके घर छोड़ दूँ। मुझे उस लड़के से बेहद नफ़रत महसूस हुई। दाढ़ी वालों से तो मुझे वैसे भी बहुत नफ़रत थी, और फिर मेरी माँ का चेहरा भी मेरे सामने आ गया। फिर मुझे और भी ज़्यादा नफ़रत होने लगी, क्योंकि मेरी माँ शरीफ होने का ढोंग करती थी लेकिन शरीफ नहीं थी। वो लड़का मुझे घर तक छोड़ने आया, लेकिन मुझे उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही थी। मैंने उसका शुक्रिया अदा भी नहीं किया और गेट से ही उसे वापस लौटा दिया। मेरी ज़िंदगी रूटीन पर वापस आ चुकी थी, लेकिन वो लड़का मेरा अब भी पीछा करता था। मैं जहाँ भी जाती वो लड़का मेरे पीछे पीछे आता। एक दिन मैंने उससे कहा कि वो मेरा पीछा क्यों करता है, तो वह मुस्कुराते हुए बोला, आप मुझे अच्छी लगती हैं, मुझे आपसे प्यार हो गया है। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की। मैंने उसे डांटकर भगा दिया, लेकिन उस लड़के ने मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा। मैं जहाँ जहाँ जाती वो लड़का मेरे पीछे पीछे आ जाता। अब तो मेरी सहेलियाँ भी मेरा मजाक उड़ाने लगी थी। एक दिन मेरी सहेलियाँ कहने लगी, इस लड़के से पीछा छुड़ाओ, देखो कितना खतरनाक लगता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब भी तुमसे बात करना छोड़ देंगे। अपनी सहेलियों के भड़काने पर मैंने उस लड़के से बदला लेने की ठान ली। एक बार जब वो मेरा पीछा कर रहा था तो मैंने उस लड़के से कहा, देखो अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगी। मैं तुम्हें आजमाना चाहती हूँ कि तुम मेरी मोहब्बत में कहाँ तक जा सकते हो। मैंने उसे एक जगह का नाम बताया कि वहाँ पर मुझसे मिलने आओ और वहाँ पर मेरी सहेलियों को अपनी बहादुरी का नमूना दिखाओ। वो मेरी बात मान गया। अगले दिन वो लड़का मेरी बताई हुई जगह पर आ पहुँचा। मुझे हैरत हो रही थी कि वो लड़का मेरी मोहब्बत में कहाँ तक पहुँच गया। फिर वो मेरी सारी बातें मान भी रहा था। मैंने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था। जैसे ही वह लड़का मेरे करीब आया, पुलिस वालों ने आकर उसे दबोच लिया और उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गए। जब वो पुलिस वाले उसे जीप में डाल रहे थे तो उसकी आंखों में आंसू थे और वह मेरी तरफ देख रहा था। मेरे दिल को कुछ हुआ, लेकिन फिर मैंने खुद को नॉर्मल कर लिया। मैं और मेरी सहेलियां फिर खिलखिलाकर हंस पड़े थे कि इस लफंगे लड़के को हमने सजा दिलवा दी। अगले दिन मेरी सहेलियों ने कहा कि यार उस मजनू को जाकर देख तो आओ कि उसकी क्या हालत है। सहेलियों के भड़काने पर मैं उस लड़के से मिलने के लिए थाने पहुंची। जैसे ही मेरी नज़र उस लड़के पर पड़ी, मेरा दिल धक से रह गया। पुलिस वालों ने मार मार कर उसका कचुम्बर निकाल दिया था। उसके सर से खून बह रहा था। आंखों के पास भी चोट लगी हुई थी, होठ भी सूजे हुए थे। मुझे उस लड़के पर बहुत तरस आया, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाल लिया। मुझ पर नज़र पड़ते ही उस लड़के की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। मुझे देखकर वो बोला। उस लड़के ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मैंने अपना मामला भगवान पर छोड़ दिया है। तुमने मेरा चैन लूटा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। मैं भी तुम्हें बद्दुआ देता हूँ कि तुम्हारी रातें कभी भी सुकून से नहीं गुजरेंगी। तुम भी हर रात दर्द से गुजरोगी, हर रात मुझे याद करके तड़पोगी। उसकी बद्दुआ से मेरा दिल दहल गया, लेकिन मैंने ज़्यादा परेशानी का इजहार नहीं किया। सुबह 8 बजे के टाइम पर उस लड़के से मिलने गई थी। हम सब सहेलियों की आदत थी
कि हम रात भर जागते थे और दिन को सोते थे। मैं उस लड़के से मिलकर वापस आ गई और अपनी सहेलियों के साथ खूब मौज मस्ती करने लगी। उस लड़के को मैं बिल्कुल भूल गई थी। दोपहर को आकर मैं सो गई, लेकिन जब शाम को मेरी आँख खुली तो मुझे अपने चेहरे पर जलन सी महसूस हुई। धीरे धीरे ये जलन बढ़ती ही गई और फिर रात होते होते मेरे चेहरे पर भयानक जलन होने लगी। मैंने खुद का चेहरा शीशे में देखा तो मेरी चीख निकल गई। मेरा चेहरा इतना ज़्यादा बदसूरत हो चुका था कि मुझे खुद से ही नफरत हो रही थी। मैंने उसी समय अपने चेहरे पर मास्क लपेटा और उसी समय डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से दवा लेकर आई। चेहरे पर मैंने दवा लगाई, थोड़ा सुकून मिला, फिर मैं सो गई। सुबह उठी तो मेरा चेहरा बिल्कुल साफ था। मैंने सोचा चलो अच्छा हुआ कि सब बीमारी से मुझे छुटकारा मिल गया, लेकिन शाम होते होते मेरे चेहरे पर फिर से वही हाल हो गया। मैं जलन के मारे तड़पने लगी। मैं फिर से डॉक्टर के पास गई और उससे बहस करने लगी कि तुमने मुझे गलत दवा दी है। मैंने दूसरे डॉक्टर से दवा ली, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रात को मेरे चेहरे पर भयानक जलन होती और मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा बदसूरत हो जाता। बहुत खतरनाक दाने मेरे चेहरे पर आ जाते। सुबह होते होते ठीक हो जाते। मैंने कई डॉक्टर बदल डाले, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब मैं समझ गई कि ये उसी लड़के की बद्दुआ का असर है। मैं उस लड़के को खोजने लगी कि काश वो लड़का मुझे मिल जाता तो मैं उससे माफ़ी मांग लेती। पता नहीं वो लड़का किस हाल में होगा और कहाँ होगा। विक्रम को मैंने इसलिए राब्ता किया था जिससे कि विक्रम उस लड़के को ढूंढकर मेरे सामने लाए और मैं उससे माफ़ी मांग सकूं। लेकिन विक्रम अभी तक उस लड़के का पता नहीं लगा पाया है। पता नहीं वो लड़का कहाँ है। नेहा के मुंह से ये सारी कहानी सुनकर मैं बहुत हैरान रह गया। एक मासूम सी दिखने वाली लड़की क्या से क्या कर सकती है, मैं सोच भी नहीं सकता था। चेहरे से इतनी मासूम और अंदर से इतनी खतरनाक। मैंने नेहा के चेहरे की तरफ देखा। उसका चेहरा इतना ज़्यादा बदसूरत था कि देखा नहीं जा रहा था और ये तकलीफ़ वो हर रात झेलती थी। ये उसके कर्मों की सज़ा थी जो उसे मिल रही थी। लेकिन अब नेहा पर से मेरा एतबार उठ गया था। अब शायद ही मैं कभी नेहा से मोहब्बत कर सकूं। अब मैं रात को उसका चेहरा नहीं देखता था क्योंकि मुझ में हिम्मत ही नहीं थी उसका चेहरा देखने की। लेकिन एक अधूरापन सा लगता था, एक खालीपन सा लगता था मेरी ज़िंदगी में। कभी कभी मैं सोचता था कि दूसरी शादी कर लूं, लेकिन फिर सोचता था कि भगवान तो नेहा को उसके कर्मों की सज़ा दे ही रहे हैं। फिर मैं भला क्या चीज़ हूँ जो उसे उसके कर्मों की सज़ा दूँ। हो सकता है वो लड़का कहीं मिल जाए और नेहा को माफ़ कर दे तो शायद उसकी सज़ा कम हो जाए। ऐसा सोचते सोचते 2 महीने बीत चुके थे। नेहा हर रात मुश्किल से काटती थी। मुझे नेहा पर तरस भी आता था और प्यार भी। मैं नेहा से प्यार जो करता था। फिर मैंने उस लड़के को ढूंढना शुरू किया। 3 महीने के बाद विक्रम की मदद से मैं उस लड़के को ढूंढ पाया। नेहा ने उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगी। बहुत गिड़गिड़ाने के बाद उस लड़के ने नेहा को माफ़ कर दिया और धीरे धीरे नेहा का चेहरा सही होने लगा। भगवान की दया से अब नेहा और मैं हंसी खुशी जीवन बिताने लगे। अब नेहा को रात में अपना चेहरा छुपाने की ज़रूरत नहीं थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जाने अनजाने में हमें किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जब हमारी वजह से किसी मासूम को दुख पहुंचता है तब ना जाने वो हमें कौन सी बद्दुआ दे और वो सच हो जाए, जैसा नेहा के साथ हुआ। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी मेरी पत्नी का एक ऐसा राज जिसे जानकर कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई और कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे
तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।